Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum का सेकंड पॉइंट। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लैंग्वेज है वो किस तरह टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ये पढ़ रहे हैं हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसका फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, सेकंड टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर है गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं एक लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए, जो एक कम्युनिकेशन के काम आती हैं, यानी संचार के उपकरण के रूप में भाषा के प्रभावी उपयोग के लिए दिशा निर्देश, मतलब गाइडलाइंस दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं और किन किन चीज़ों का हमें एक कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान रखना है ताकि वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, एक प्रभाव छोड़ जाए किसी के ऊपर। आप इस तरीके से बात करें, इस तरीके से बोलें जिसका इफेक्ट किसी पर हो और वो अच्छी तरीके से उसकी लिसनिंग कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट, उद्देश्य की स्पष्टता, यानी क्लियरिटी ऑफ पर्पस। पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए किसी भी बातचीत को करने के लिए। सो आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। संप्रेषण के उद्देश्य को समझना निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले जो बातचीत करनी है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसकी क्लियरिटी होना सबसे पहले आवश्यक है और इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता है। नॉर्मल डेज में तो हम कैसे भी बातचीत कर लेते हैं, कैसी भी लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश, कुछ किसी अदर लैंग्वेजेस को जो उनकी अपनी खुद की स्टेट लैंग्वेज होती है उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें किसी क्लासरूम में या किसी ऐसी ऑफिशियल जगह पर अगर हमें किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करना है, किसी से कोई या किसी ऑफिसर से बातचीत करनी है, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए और उसके जो वर्ड्स होने चाहिए वो इफ़ेक्टिव होने चाहिए। डेली यूज़ वाली लैंग्वेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो। हमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ और सबसे महत्वपूर्ण क्या को समझने हेतु सभी प्रयास करने होंगे कि वो लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन हम करने वाले हैं वो क्यों होगी, कब होगी, कैसे होगी, किस जगह होगी, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगी, मतलब उसकी क्लैरिटी हो, उसका क्या पर्पस है उस कम्युनिकेशन को करने का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सहभागी गतिविधियां, यानी शेयर्ड एक्टिविटीज। किसी भी टॉपिक को अगर हम कहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी ऑफिस का, किसी क्लासरूम का, किसी कॉलेज का या किसी भी डिपार्टमेंट का हम अगर टॉपिक ले लें और उस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसके अंदर कई लोग महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिस का या किसी कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। किसी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आई, हमें उसको चीफ से, जो अपने कॉलेज के चीफ हैं उनसे डिस्कस करना है या ओनर है उनसे डिस्कस करना है, तो हमें पहले आपस में जो टीचर्स होंगे वो आपस में डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक को लेके और सॉल्यूशन के लिए क्या क्या, सबसे पहले हमें क्वेश्चन रेडी करना होगा कि हमें क्या क्वेश्चन करने हैं, क्या सवाल अपने चीफ के सामने या ओनर के सामने रखने हैं। फिर उसके बाद वो किस तरीके का सॉल्यूशन देंगे तो हमें उसे क्रॉस चेक कैसे करना है या कुछ भी है इस तरीके से। तो हम ये एक्टिविटीज़ बांटेंगे आपस में कि क्वेश्चनिंग कौन करेगा, अगर आंसर कोई दे रहा है तो उसको नोट डाउन कौन करेगा या फिर उसका ध्यान कौन रखेगा कि सर ने क्या सॉल्यूशन बताया, या कोई प्लानिंग है जो हमें अपने कॉलेज में लानी है उसके लिए अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मीटिंग ये है कि अगर हम मीटिंग में जा रहे हैं तो हमें मीटिंग के मिनट्स लिखने पड़ते हैं। तो उन मिनट्स का मतलब ये नहीं है जो घड़ी वाले मिनट्स होते हैं, वो मिनट्स होते हैं कि हमें पॉइंट टू पॉइंट उनको लिखना होता है, जो सॉल्यूशन या जो डिस्कशन वहाँ पर हो रहा है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ है, उसको एक एक जो वहाँ का एक एम्प्लॉय होता है वो उन मिनट्स को लिखता है। प्रभावी संप्रेषण संगठन के में सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है, उनमें से सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में संप्रेषण की प्रक्रिया के विभिन्न रूप से सहभागी है, मतलब वो आपस में सहभागी होते हैं उस डिस्कशन को करने में। जबकि संप्रेषण इच्छित परिमाणों के आधार पर प्रभावी बनाया जाता है, परिणाम पूरे संगठन की जिम्मेदारी है, इसलिए यह समूह की जिम्मेदारी है, मतलब वो पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी होती है कि वो जो डिस्कशन है वो एक, मतलब इतना ऐसा होना चाहिए जो एक इफेक्टिव डिस्कशन होता है।
नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, प्रतीकों का सामान्य समूह यानी कॉमन सेट ऑफ सिंबल्स। सूचना की एनकोडिंग और डिकोडिंग ऐसे प्रतीकों से की जानी चाहिए जो प्रेषण और प्राप्तकर्ता से परिचित हो। यह संप्रेषण की एक अपरिवर्तनीय शर्त है कि कोड या प्रतीकों का समूह पारस्परिक बुद्धिमानी से समझा जा सके। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारी इनकोडिंग और डिकोडिंग होती है उनका सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पॉइंट, जिसमें है प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं पर केंद्रित। तो फोकस द नीड ऑफ द रिसीवर, मतलब एक होता है सेंडर जो इंफॉर्मेशन को या उस कम्युनिकेशन को शेयर कर रहा है, और दूसरा होता है रिसीवर जो उसको ले रहा है। लेकिन उसका जो फीडबैक आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए कि उसने वो बात सुनी केयरफुली। उसकी पुअर लिसनिंग नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत धीरे बोल रहे हैं और इसकी वजह से उसकी पुअर लिसनिंग है। लिसनिंग बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। इसमें आगे है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी संप्रेषण प्राप्तकर्ता के लिए मूल्यवान हो, मतलब उसको अच्छी तरीके से वो चीज सुनाई दे, रिसीवर को अच्छी तरीके से वो चीजें सुनाई दे जो आप कह रहे हैं। यह लघु समय सीमा पर दूरभागी भविष्य दोनों के लिए ही होने चाहिए। प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं के विषय में हमारी जागरूकता उसे अधिक प्रयत्नशील बना देगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट, जिसमें है प्रक्रिया का प्रयोग यानी यूज फीडबैक। तो मैंने जैसा कि बताया था कि एक सेंडर होता है जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, उसको बताता है। नेक्स्ट होता है रिसीवर जो उस इन्फॉर्मेशन को सुनता है, और लास्ट होता है उसका जो प्रोसेस होती है उसकी फीडबैक, यानी उसको सुनाई दे हर चीज, उसकी लिसनिंग अच्छी हो, जो बात आप उससे कहना चाह रहे हैं वो क्लियर एंड कट उसको पूरा ही सुनाई दे। प्रक्रिया का प्रयोग यूज फीडबैक। संप्रेषण तभी संपूर्ण होता है जब सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा समझी जाती है। जैसा कि मैंने बताई दी आपको कि सूचना तभी संपूर्ण होती है या पूरी होती है जब प्राप्तकर्ता यानी जो रिसीवर होता है वो उसको समझे अच्छी तरीके से कि आपने क्या सूचना दी, उसको क्या इन्फॉर्मेशन दी, और वो आगे जाके किसी को फीडबैक बता सके कि ये चीजें मैं वहां से सुनकर आया हूँ या ये इन्फॉर्मेशन मुझे उस बंदे ने बताई है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग जो है एक्टिव होनी चाहिए, जो रिसीवर है सुनने वाला पर्सन है उसकी लिसनिंग एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका ध्यान कहीं और है और आप उसको इन्फॉर्मेशन बताए जा रहे हो, जैसा कि होता है ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन चल रहा है या कोई वर्कशॉप चल रही है या कुछ भी चल रहा है ऐसा, तो आपका मन नहीं है उस टॉपिक को सुनने का, तो आप बोर हो रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है या फोन यूज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है। तो जो भी कोई प्रोफेसर या कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें उस टॉपिक के बारे में बताता है तो हमारा ध्यान उस पर से हटके दूसरी जगह पर लगा होता है, तो हम उसकी जो लिसनिंग उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही से गेट नहीं कर पाते, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता, तो वो एक पुअर लिसनिंग होती है। तो हमें कैसी लिसनिंग रखनी है? एक्टिव लिसनिंग। संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय या सहभागी श्रवण किसी अन्य तत्व के रूप में महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि संप्रेषण प्रेषक और प्राप्तकर्ता की संयुक्त जिम्मेदारी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भावनाओं को नियंत्रित करना यानी कंट्रोलिंग इमोशंस को, यानी हमारी भावना हमारे संवेग को कंट्रोल में रखना किसी कम्युनिकेशन को करते वक्त। एक संगठन में भावनाएं वरिष्ठों, अधीनस्थों और सहकर्मियों के बीच पारस्परिक संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संप्रेषण का वातावरण निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए जिससे लोग अपने उपागम के वांछित उद्देश्य की ओर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हों, जिससे कि वे व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हमें कोई भी बातचीत या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को बताते वक्त या कोई भी कम्युनिकेशन करते वक्त अपनी एज लिमिट, अपने वर्ड्स, अपनी जो लैंग्वेज है उसको ध्यान में रखना है। कंट्रोलिंग इमोशंस यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करके रखना है, किसी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसी को सटीक पहुंचाना है उस तक। एट्थ पॉइंट है हमारा नम्रता शिष्टता यानी पोलाइटनेस। हमें किसी भी कम्युनिकेशन को करते वक्त पोलाइट रहना चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए हमारे अंदर। जैसा कि इसमें लिखा है, संप्रेषण में ध्वनि स्वर, भाषा का चुनाव और सर्वाग समता और तार्किक संबंध
क्या कहा जाता है और किस प्रकार कहा जाता है, ये प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो हमें सबसे पहले अपना जो साउंड है उसको अपने इक्वल रखना है, कि मतलब ना ज़्यादा हो लाउड और ना ही बहुत धीरे बोल रहे हो आप। आपको इतना रखना है, अपनी वॉइस को इतनी रखनी है कि ना किसी को बुरा लगे सुनने में, और ना किसी को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी को बिल्कुल ही सुनाई ना दे। नेक्स्ट है कि भाषा का चुनाव, यानी हमारी जो लैंग्वेज है उसका चुनाव होना चाहिए, कि आप क्या किस तरीके की लैंग्वेज, डेली यूज़ की लैंग्वेज, जो डेली यूज़ लैंग्वेजेस होती हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, या प्रॉपर हिंदी यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। शिष्टता सभी स्तरों पर लोगों के सहभागी संप्रेषण को शामिल करते हुए प्रोत्साहित करती है। नम्रता सभी स्तरों के लोगों में भागीदारी संप्रेषण को शामिल करती है। तो ये है कि पोलाइटनेस हमें हर संप्रेषण में दिखानी है, हम हर कम्युनिकेशन में दिखानी है। विदाउट पोलाइटनेस वी कांट डू एनी डील। नाइन्थ है हमारा शोर समाप्त करना, यानी एलिमिनेट नॉइज। शोर तत्व को खत्म करने के लिए, यह संभव प्रयास करने के लिए शोर तत्व को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। मतलब आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके रूम में टीवी चल रहा हो या कोई भी साउंड सिस्टम चल रहा हो। आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी को देना है, किसी रिसीवर तक पहुंचाना है, तो आपको एक शांति वाला माहौल जो होता है, एकांत, उस जगह पर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करनी है किसी भी ऑफिशियल पर्पस को लेकर। प्रेषक को पहले संदेश की अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहिए। पहले जो संदेश है उसकी अवधारणा को स्पष्ट करें, क्लियर करें उसको, देन तब उचित एन्कोडिंग के साथ सूचना को आगे भेजना चाहिए। ये था हमारा नाइन्थ और 10th पॉइंट। नाइन्थ था हमारा शोर समाप्त करना, 10th था हमारा स्पष्ट अवधारणाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थ और अस्पष्टता से बचाव, यानी अवॉइडिंग कोनोटेशन एंड एम्बिग्युइटीज। देन हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक संदेश भेजने वाले को अस्पष्ट शब्दों के साथ के स्थान पर स्पष्ट शब्द तथा भाव को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब स्पष्ट, हमारी जो शब्द होने चाहिए वो स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल उसका अर्थ बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सभी प्रकार की दुविधाओं को भी की भी उपेक्षा करनी चाहिए, जिसका तात्पर्य दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करना भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे 12th पॉइंट, जिसमें है सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू, सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। संप्रेषण की दो प्रतिक्रियाएं सम्मिलित हैं इसके अंदर। मतलब संप्रेषण में दो प्रतिक्रियाएं सम्मिलित हैं, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों एक दूसरे के सांस्कृतिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझने का सचेत प्रयास करते हैं। यानी एक सेंडर और एक रिसीवर दोनों को ही एक दूसरे की सांस्कृतिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि जो होती है वो आपस में ही समझने का प्रयास करते हैं वो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 13 पॉइंट, जिसमें पूर्णता यानी कंप्लीटनेस। इसमें होती है कोई भी सूचना पूर्ण रूप से भेजने से पहले सभी आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों की जांच करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा ही पूरी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूचना उचित रूप से संगठित होनी चाहिए, जिससे कि प्राप्तकर्ता को किसी भी पहलू के बारे में कोई संदेह ना हो। मतलब हमें पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस वाइज कोई भी सूचना किसी को देनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 14 पॉइंट जिसमें है संक्षिप्तता यानी कॉन्शियसनेस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक प्रभावी संचार संप्रेषण संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। प्रेषक स्पष्ट मन वाला तथा अपने दृष्टिकोण में उचित रूप से केंद्रित होना चाहिए। उसका दृष्टिकोण सही होना चाहिए, उसका मन स्पष्ट होना चाहिए, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो बिल्कुल उचित हो, सटीक हो। नेक्स्ट है हमारा 15 पॉइंट, जिसमें है शारीरिक भाषा का उचित प्रयोग यानी प्रॉपर यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही चीज़ है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज सब अच्छी होनी चाहिए, तभी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचाने के लिए हम बिल्कुल सही पर्सन हैं। और अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही है तो अगर
किसी इंफॉर्मेशन में कोई थोड़ी बहुत कमी भी रह गई है, स्पष्टता नहीं है, तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारी बॉडी लैंग्वेज पर वो चीज़ डिपेंड करती है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। तो इसमें हम पढ़ेंगे भाषा के उचित प्रयोग का सर्वोपरि महत्व है। सबसे पहले भाषा का उचित प्रयोग करना है हमें, उसका ही महत्व है। विशेष रूप से मौखिक संप्रेषण में सबसे ज़्यादा हमें, जो हम वर्बली कोई भी चीज़ बोल रहे हैं उस चीज़ में, ओरली जो होता है उस चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो उचित हो। देन जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसके साथ आपका नेत्र संपर्क हो, मतलब आई कांटेक्ट रखना है आपको बिल्कुल उससे। ये नहीं है कि वो सुन रहा है और आप बताए जा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, उसका ध्यान कहीं और है। आई कांटेक्ट जरूरी है। हमारे हाथों और पैरों की गतिविधियां सुशोभित होनी चाहिए। प्रत्येक श्रोता सावधानी पूर्वक अवलोकन करता है, क्योंकि अगर हम बॉडी लैंग्वेज सही रखेंगे तो वो इंटरेस्ट के साथ हमारी जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको गेट करेगा। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। इसमें मैंने आपको बताया 15 पॉइंट किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। देयर वर 15 पॉइंट्स फॉर गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी क्या क्या फीचर्स होते हैं एक लैंग्वेज के। यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।